उससे पहले बात करेंगे पुलिस इस्लाहात का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, फिर उसके ऊपर सवालात ये भी आते हैं कि पुलिस के पास उतने फंड्स भी मौजूद हैं कि नहीं हैं कि वो इस्लाहात की जा सके, बिल्कुल वसाइल हैं या नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों की सहूलत के लिए एक अच्छा इकदाम है। पहली दफ़ा जदीद खुदकार ई पुलिस डेस्क जो है वो मुतारिफ करा दिया गया है, जिसके तहत शहरी बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के अपना केस या अपनी शिकायत को इंतहाई कम वक्त में दर्ज करा सकते हैं या उनकी सुनवाई बहुत जल्दी हो सकती है। इस तरह बिल्कुल इसी हवाले से आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब ने सुपरमार्केट में ई डेस्क का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उनका कहना था कि ये डेस्क सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है और अगर किसी शहरी के साथ कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आए तो उसको थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग जो है कतराते हैं थानों में जाने से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो तरीका कार बड़ा लंबा चौड़ा होता है कि आप उस डेस्क पे जाएं, दरख्वास्त दें, ये करें वो करें, लेकिन अब आपको किसी से अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इस खुदकार जदीद निज़ाम से शहरियों को अपनी शिकायत के इंदराज में आसानी होगी। बिल्कुल, और इस निज़ाम से शहरी अपनी शिकायत का बर वक्त इंदराज भी कर सकेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब। आईजी साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आईजी साहब बताइएगा, ये ई पुलिस डेस्क के हवाले से किस तरीके से काम करेगा? फाल होगा, ऑनलाइन होगा, लोगों को उधर जाना पड़ेगा, क्या तरीका कार है सर? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। देखें, बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए हम लोगों को दे सकें कि वो अपनी कंप्लेंट्स कर सकें, वो अपने मसाइल बता सकें, उसमें ये एक ई डेस्क का सिस्टम है। ये हमने सुपरमार्केट में लगाया है, ये हम और जगहों पे भी लगाएंगे। इसमें है, ये नॉन इंटरेक्टिव है, इसमें कोई ऑफिशियल बैठा हुआ नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपका ATM है, आप जाएं, आप अपनी डिटेल्स रखें, अगर आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड है तो वो वहाँ पे सामने लगाएं तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये नादरा के साथ कनेक्टेड है। आप अपनी कंप्लेंट लिखें, आप बटन दबाएं तो वो हमारे सिस्टम में चला जाएगा, वो मुतलका थाने के पास चला जाएगा, वहां से आपको कॉल आएगी और वो खुद आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप ये सारा नहीं करना चाहते तो वहां पे एक हेल्पलाइन लगी हुई है, आप वो उठाएं तो वो आप डायरेक्ट 15 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, वहां पर ज़बानी तौर पे भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर पुलिस आपसे रब्ता करेगी मुतलका थाने की और आपकी जो शिकायत है उस पर मजीद काम किया जाएगा। हम चाहते हैं, इस्लामाबाद में लोग आते हैं सारे पाकिस्तान से, किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं किस थाने जाऊं और कहां जाऊं, तो वो एक बड़ी बेचारगी की सिचुएशन होती है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये रिलीफ हो कि उन्हीं ट्रेड सेंटर्स में उनके पास ये सिस्टम मौजूद हो। सही। आईजी साहब, इसका रिस्पांस टाइम क्या होगा? कितनी देर में आपकी शिकायत जो है वो इदारे को मौसूल हो जाएगी, डेस्क को मौसूल हो जाएगी और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। देखें, हमारा सिस्टम जो ही वो क्लिक करेंगे, जो ही वो अपनी शिकायत डालेंगे, जो ही वो अपना शनाख्ती कार्ड लगाएंगे और शिकायत लिखेंगे, इंस्टेंटली जाएगी। और हमने टाइम रखा हुआ है कि विद इन 5 मिनट्स हमारा सिस्टम से लोग उनको कॉल बैक करेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी FIR, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, ये प्रोसेस है और आप आगे आपसे कौन राब्ता करेगा, हम खुद रिस्पॉन्ड करेंगे सिटीजन को। बिल्कुल ठीक है। ई डेस्क कितने कायम किए जा रहे हैं, एक दफ़ा वो हमें क्लियर कर दीजिएगा सर, और ये भी बता दीजिएगा कि वो जो आप कह रहे हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड लगाएं, यानी कि नया शनाख्ती कार्ड नादरा का चाहिए होगा, जो चिप वाला कार्ड है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। देखिए, अभी तक तो हमने एक ही बनाया है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इसको अगले 1, 2, 3 महीने हम इसको स्टडी करें, इसमें अगर मजीद कोई इंप्रूवमेंट है, कोई इश्यूज आते हैं तो हम उनको रफा करें और उसके बाद फिर हम आगे चलें। प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के जितने बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं जहाँ पे सारा दिन लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, बट फैमिलीज के साथ आते हैं, खाने खाते हैं, हम उन सब जगहों पे लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि खुदा न खास्ता कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो लोग हम तक रिस्पॉन्ड कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी साहब। ये कम्युनिटी पॉलिसिंग के हवाले से बताइएगा, राबता मुहिम थी जिसके अंदर अफसरान को कहा जा रहा था कि वो लोगों से मुलाकात करें, इसमें मुख्तलिफ क्या है? क्या पहले ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं हुई है? इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अवाम का फ़ायदा क्या है? देखें, ये प्रैक्टिसेस सारे पाकिस्तान में होती रही हैं, हमने सिर्फ ये किया है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, तो हमने उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से पाबंदी लगा दी है कि हर किस अफसर ने एक महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा खुली कचहरी करनी है, उलमा से मिलना है, ट्रेडर्स से मिलना है, कम्युनिटी से मिलना है,
माइनॉरिटीज से मिलना है, मीडिया से मिलना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना है, उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। सिर्फ फरवरी के महीने में 26 पुलिस के इंटरेक्शंस हुए लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। तो उसका फायदा यह है कि हम लोगों तक जाएं, उनके मसाइल पूछें, कोशिश करें कि उनके मसाइल हल करें, बजाय इसके कि वो हमारे पास दफ्तरों में और थानों में आते रहें। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है उसका, बड़ा अच्छा फीडबैक उसका आ रहा है। हमारे ऑफिसर्स निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ रहा है। आईजी साहब, अगर ओवरऑल बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता कुछ अरसे से जुराइम में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा था। वफाकी दारुल-हुकूमत में 2019 के दौरान अगर देखें तो 8,665 मुकदमा दर्ज हुए। 2021 की बात करें तो 850 के इजाफे के साथ मुख्तलिफ जुराइम की दर्ज जो FIR थी उनकी तादाद तकरीबन 6,000 कुछ 9,536 बिल्कुल ऐसी थी। और फिर जुराइम की रोकथाम और तफ्तीश के लिए क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए कि इन वारदातों में कमी आ सके? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमारा हार्ड कोर पुलिसिंग है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो, न सिर्फ सिक्योरिटी हो बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, और ये जो जराइम हैं ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, इसमें ना हो। 2-3 चीज़ें जो हमारी टीम कर रही है इस वक्त, इस्लामाबाद पुलिस सारी लगी हुई है। 1, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। हमने कोई 400 से ज़ायद पर्चे किए हैं, FIRs किए हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। मैं समझता हूँ ये एक शहरी का हक है, बुनियादी हक है कि उसका पर्चा दर्ज हो। 1, 2, एक इन्वेस्टिगेशन हमने उसको स्ट्रेंथन किया है, एक पूरी टीम बनाई है इन्वेस्टिगेशन की, जो ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ये कंप्लेंट सुनेगी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ठीक है, कोशिश करेंगी, ख्याल करेंगी। इम्पैक्ट क्या आया है इन सारी एफर्ट्स का, मैं आपको बताऊं। आज हम एक सेरेमनी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें हम 40 से ज़ायद मोटर कारें जो लोगों की चोरी हुई थी वो लोगों को वापस करने जा रहे हैं, रिकवर करके। ठीक है। 40-45 से ज़ायद मोटर बाइक्स हैं। 2 करोड़ 62 लाख से ज़ायद की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और कैश है जो हम इंशाल्लाह आज लोगों को वापस करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये लोगों का हक है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद इससे मजीद सेफ होगा, मजीद पुरअमन होगा। हमने एक SMS सर्विस शुरू की है। जो ही किसी की FIR होगी उसको मैसेज जाएगा कि आपकी FIR होगी है, ये सेक्शन है, और ये आपका तफ्तीशी है। और तफ्तीशी को मैसेज जा रहा है कि आप फौरन अपने कंप्लेनेंट से राब्ता करें और हमें बताएं। हम चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें, ये उनका राइट है, उनको फैसिलिटेट करें, उनको पता चले कि उनके केस के बारे में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी साहब। अंडर फंडिंग पुलिसिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो एक केस के लिए तकरीबन 200 से 250 रुपया तकरीबन, अगर वसाइल की बात करें तो पुलिस के पास वसाइल होते हैं, उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये कितना बड़ा मसला है पुलिस के लिए कि वसाइल की कमी है लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और तासुर बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं होती है? मैं समझता हूँ ये एक और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को छेड़ा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितनी है और क्या है। ये वाकई एक बड़ा मसला है, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है और गवर्नमेंट ने हमें फुल सपोर्ट दी है। हमने एक रिवाइज्ड केस भेजा है जिसकी प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो गई है, और मैं आपके तवस्सुत से सबको बताना चाहूँ कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है। पहले ये होता था कि सेंट्रलाइज्ड बजट होता था जो IG ऑफिस में होता था। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हम उसको थानों को बजट दे रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हर थाने को अपना बजट मिलेगा और वो अपना बजट खुद खर्च करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने सपोर्ट किया है और उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 2 हफ्ते में शायद वो पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इस मसले का भी हल इस तरीके से निकल आएगा। बिल्कुल ठीक है। IG इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे काजी जमीलुर रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो इस्लामाबाद जो है वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, जो नए इकदाम हैं उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से आपने हमें बताया। और इशाल बहुत बड़ा मसला है ये फंड्स का कि पुलिस के पास इतने फंड नहीं होते। हम अक्सर ये तो देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो मोटर बाइक्स के ऊपर, रिक्शों के ऊपर जो हैं मुल्ज़मान को अदालतों में पेश कर रहे होते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए उनके पास कितने वसाइल होते हैं इसके ऊपर भी बात तो कहा जाता है कि जो जदीद असलहा है जुराइम पेशा अफराद के पास ज्यादा होता है। हमारी जो पुलिस है उनके पास जो है फिर ट्रेनिंग का फुकदान, अगर असलहा हो तो फिर चलाना नहीं आ रहा होता। ये काफी फैक्टर्स हैं जिनको देखना होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत अहम मामला भूख के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया को खबरदार किया और कह रहे हैं कि 2020 के आखिर में दुनिया भर में 88 मिलियन अफराद शदीद भूख के दहाने पर थे और आगे जो है
ये ज़्यादा कशीदा सूरत हाल हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोविड-19 और माहौलियाती तब्दीली जैसे अवामिल ने भूख के बहरान को मज़ीद ख़राब कर दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने इस हवाले से जो है वो ख़बरदार भी कर दिया और उस वक्त उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में लाखों अफराद जो हैं वो भूख और कहत का ख़तरा उनको लाहक है। कहत का शिकार हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अलमिया ये है इशाल यहाँ पर कि दुनिया भर में भूख अब खुराक की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि उसकी वजह हर जगह इंसानों के इक़दामात हैं। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि 3 दर्जन ममालिक में तकरीबन 30 मिलियन अफराद को शदीद भूख का सामना है। और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को हमने देखा कि वो कौम को भी ख़बरदार करते हैं, दुनिया को भी ख़बरदार करते हैं कि आने वाले दिनों में भूख और फूड सिक्योरिटी अहम चैलेंजेस बन जाएंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमजा, इससे पहले भी हमें मुख्तलिफ किस्म के बहरानों का हम शिकार होते रहे, दुनिया में डिफरेंट किस्म के बहरान होते रहे, लेकिन ये खुराक का जो बहरान है ना, ये इंसान को हम बहुत सारे इलाकों में देखते हैं कि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, खुराक मुकम्मल नहीं मिल रही है, पूरी खुराक जो उनकी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो कहत हो या फिर भूख हो या फिर प्यास हो, ये तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है ना। खुराक किसी की भी पूरी होना ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर हमें इस तरह के किसी भी चैलेंजेस से निपटने की नौबत आ गई तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था कि हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम के लिए फूड सिक्योर करना होता है। और एक वक्त था हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे, इस साल 40 लाख टन गंदम जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश की ये मामला है क्या, फूड सिक्योरिटी का कैसे जो है इंश्योर किया जा सकता है। चेयरमैन PRC डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या कोरोना ही भूख और गुर्बत में तेज़ी से इजाफे का बाइस है या इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही पूछा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में बहुत सारी जो क्लैमिटीज़ आई हुई हैं, तो सबसे बड़ी क्लैमिटी इस वक्त कोविड है। और शायद बाकी जो क्लैमिटीज़ हैं उसके बारे में हम या तो जल्द भूल जाते हैं या शायद उनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो इस वक्त दुनिया में कोविड के अलावा जो दूसरी क्लैमिटीज़ और ख़ास तौर पे हमारा मुल्क और एशिया में जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। हम कभी तो पिछले 2 साल जो है ज़्यादा बारिशों का शिकार रहे। इस साल समर में भी जो है ज़्यादा बारिशें हुई और हमारी कॉटन की फसल तबाह हुई। इस साल अभी पिछले 2-3 महीने से और फरवरी हमारा बिल्कुल ड्राई गुजरा है। तो इस वक्त एक किस्म की ड्राउट कंडीशंस या खुश्क साली का सामना है। ये अपनी जगह पे ये क्लाइमेटीज़ भी चल रही हैं और इनका इम्पैक्ट भी है खुराक की जो पैदावार है या जो खुराक की जो अवेलेबिलिटी है मुल्क के अंदर, सप्लाई है, उस पर इसका बड़ा गहरा असर है। इसके अलावा हमने लोकस्ट टिड्डी दल का भी शिकार रहे हैं पिछले 2 साल हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बिल्कुल उससे भी, और वो बहुत बड़ा ख़तरा था, उसके मसाइल भी रहे हैं। उसके अलावा जब क्लाइमेट चेंज आती है तो बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो आम तौर पे थ्रेटन नहीं करते खुराक पैदा को, वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी बढ़ जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा हुआ। सही। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का तो इस हवाले से कहना है कि दुनिया में खुराक की कमी नहीं है, बल्कि वसाइल के नामुनासिब तकसीम की वजह से दुनिया को भूख का सामना है। क्या ये दुरुस्त है? हर प्रोडक्शन सिस्टम में एक तरह के हालात नहीं हैं। वहाँ खुराक एक तरह से पैदा नहीं होती है। अगर हम बलूचिस्तान का जिक्र करें तो बलूचिस्तान में जो जानवर हैं वहाँ उनकी तो वाफर मकदार में मौजूद हैं, कुछ फ्रूट्स वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गंदम और चावल और बाकी फसलें वहाँ नहीं हैं। इसी तरह अगर हम अपने जो हिली एरियाज़ हैं, हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ देखें तो वहाँ भी बहुत सारे इलाकों में तो साल में सिर्फ 6 महीने प्रोडक्शन होती है, बाकी 6 महीने तो वहाँ बर्फबारी होती है, फसल नहीं आती। इसी तरह हमारे डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, थल है, तो इन इलाकों में सिर्फ एक फसल होती है या एक भी नहीं होती, और उनका जो ज़्यादा माइग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस होती है। ठीक है। तो ये वो, और उसके अलावा कुछ लोगों के पास वसाइल ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है एक न्यूट्रिशन फूड को जो है, जिसकी वजह से वहाँ माल न्यूट्रिशन भी है। माल न्यूट्रिशन के जो वो ओबीज और जो मोर, आप ये कह लें कि वहाँ वो मसाइल भी हैं माल न्यूट्रिशन के। तो ये जो हैव एंड हैव नॉट
जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा, वो भी एक सर्टन तबका है, 20-30% लोग ऐसे हैं कि जो खुराक अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे तबकात ऐसे हैं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जो हसूल है बड़ा मुश्किल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है और मुल्कों में और उसकी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी न्यूट्रिशियस फूड को उसके मसाइल भी मौजूद हैं। खुदा की जो रिपोर्ट जो है वो भी हक़ाइक़ पे ठीक है। डॉक्टर अज़ीम साहब, हमें ये बताएं कि तो फिर भूख और गुर्बत जैसे मसाइल ख़त्म आखिर किए कैसे जा सकते हैं? क्या एहसास प्रोग्राम और कोई भूखा नहीं सोएगा जैसे प्रोग्राम जो हैं वो गुर्बत और भूख ख़त्म करने में मुआविन साबित हो सकते हैं, या ये तो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं? असल में ना इस वक्त जो एमरजेंसी है ना मुल्क के अंदर, और जो भूख जो बढ़ रही है, उसमें एमरजेंसी में जैसे कोविड है, बहुत सारे लोगों के लिए मुलाजमतें ख़त्म हो गई क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारी बुरी तरह मुतासर हुई है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद रही हैं, इसके अलावा जो कारोबारी हालात जो हैं वो उसमें फ़र्क आया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये तो एक होता है एमरजेंसी की सूरत हाल में एमरजेंसी मेयर्स, जिसमें एहसास प्रोग्राम ने लोगों को रिलीफ दिया वक्ती तौर पे, लेकिन ये कोई परमानेंट हाल नहीं होते। जब तक कि हम लोगों की जो गुजर बसर है उसके लिए ज़्यादा मौके, अपनी सनत हमारी तरक्की करेगी, रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, हमारी पैदावार बढ़े, हमारा जो पैदावार को जो सनतें जो हैं जो उस पैदावार को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाती हैं, वो तरक्की करें, वो आगे बढ़ें, तो तब कहीं जाके जो है ये जो लोगों को रिलीफ मिलता है। तो ये रिलीफ एमरजेंसी की शक्ल में है, और वो रिक्वायर्ड भी था कि जी हर चीज़ बंद थी तो लोगों के पास वसाइल नहीं थे, तो उस हवाले से एहसास प्रोग्राम ने एक कैश पेमेंट की जिससे किसी हद तक लोगों को रिलीफ मिला। लेकिन ये परमानेंट हाल नहीं है। अगर इस मसले को एक सस्टेनेबल वे में या एक पायदार इसका हल निकालना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और करनी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि फूड सिक्योरिटी जो है वो मुल्क में आगे जाकर कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, पिछले 10-12 सालों से मुल्क के अंदर गंदम की फरावानी थी, इसी तरह चीनी की फरावानी थी। इस साल हमें कोई 3.5 कोई 35 लाख टन के करीब हमने गंदम इंपोर्ट की है, और उस हवाले से कोई $1 बिलियन की उसके ऊपर जो कि हमारा पाकिस्तानी रुपयों में 170 बिलियन रुपीस बनते हैं। इतनी बड़ी जो है हमारी इकॉनमी जो है वो मुतासर हुई है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे हाथ से गया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाकई बड़ी गंभीर है। गो हमने इस साल ज़रा ज़्यादा प्रोडक्शन की है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई हमारी मकई की भी, मेज़ की भी, और इसी तरह से चावल की भी, और वहाँ से कुछ ना कुछ कंपनसेशन होगी हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से। लेकिन हमारी जो मेन फूड है और इसी तरह हमारी जो दालें हैं, और इस साल फिर ये खुश्क साली रही है और चने की पैदावार अभी 15-20 दिन में आने वाली है, तो बुरी तरह चना हमारा मुतासर हुआ है और उसमें भी हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज में, कुछ चीज़ों में बेहतरी आई है, कुछ चीज़ों में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रोडक्शन जो है मुतासर हुई है। तो ये सारे इस वक्त जो मसाइल हैं, इस हवाले से हमें अब शायद बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं उस हवाले से अपनी रिसर्च को भी, और उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस सेक्टर में, ताकि लोगों को वो कोपिंग मैकेनिज़्म या उनकी रेजिलियंस जो है, अडाप्टेशन है, वो बेहतर हो सके और हम इस सारे सिनेरियो बेहतर तरीके से टैकल कर सकें। ये डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मसला है कि हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की जगह जो है अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रही है कि कंक्रीट का जंगल है जो बनाया जा रहा है। क्या फसलों की जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और बन रहा है? और हम देखते हैं कि बहरान आ जाता है, कभी गंदम का बहरान आ जाता है और उनकी बड़े पैमाने पर दरामद भी करनी पड़ती है। क्या हमें आने वाले मुश्किल हालात से निपटने के लिए ये चीज़ें मुतनब्बे नहीं कर रही कि हमें अब इक़दाम कर लेने चाहिए? मेरा ख्याल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी हमारी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन
इसकी तरफ बार बार निशानदही करती हैं और बिल्कुल सही करती हैं कि अगर कॉलोनी, और आपने देखा है कि मुल्तान जैसे शहर के इर्द गिर्द आमों के बागात थे, वहाँ अब हज़ारों एकड़ अराजी जो है ना वो कॉलोनियों की नज़र हो गई है। बाकी फैसलाबाद जैसे शहर में भी यही है। इन शहरों के साइज़ जो है डबल ट्रिपल हो गए हैं और जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें थी इनके इर्द गिर्द वो जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो मुतल्लिका अदारे हैं, इनको बड़ा तेज़ी से रेगुलेट करना होगा और उनको पॉलिसी बनानी होगी कि बड़े बड़े फार्म हाउसेस की बजाय हमें वर्टिकल बिल्डिंग को रवाज देना होगा, जिससे जो है हमारी जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें हैं वो बच सकें। और इस वक्त तो लाखों कॉलोनियाँ इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं, बहुत सारे मनसूबे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, वज़ीर आज़म बार बार इसकी निशानदेही कर रहे हैं और इस तरफ जो है सबकी तवज्जो जो है मबज़ूल करवा रहे हैं कि ये बहुत आने वाले दिनों में अहम मसला होगा, अहम मसला हो सकता है। और हमजा, आपने कभी थर पार्कर के बच्चों को देखा है? कितने कमज़ोर, उनमें जो है खुराक की कमी की वजह से ग्रोथ, जिसका वज़ीर आज़म ग्रोथ नहीं हो पाती है उन बच्चों की, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यकीनन। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह